हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस सेशन में हम लोग नॉन लैंग्वेज पर बेस्ड जो रेशियो के कुछ एक क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद प्रोपोर्शन को स्टार्ट करेंगे। प्रोपोर्शन के आज क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। एक्चुअल में हमने प्रोपोर्शन पहले भी पढ़ रखी है, बट यहाँ पर एक बार वापस से उसे रिवाइज करेंगे और रिवीजन के बाद हम उसके क्वेश्चन को डील करेंगे। तो पहले रेशियो के क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन है। बस अभी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं रेशियो से। देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू 2:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। पहले तो एक डिटेल से जाएंगे, हम रीजन देखेंगे डिटेल से बनाने का। पहले देखते हैं हम इसे सॉल्व करने का तरीका। देखिए पहले हम इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ए इज टू बी की वैल्यू दे रखी है हमें 2:3, और हम क्या करेंगे 2:3 की यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करने से पहले हमने बताया था कि इसके पहले सबसे पहले डिग्री को देखना चाहिए हमें। डिग्री क्या है इसकी, अगर डिग्री ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम रही तभी जाकर के हम वैल्यू को पुट कर पाएंगे, अदरवाइज हम वैल्यू को पुट नहीं कर पाएंगे। तो डिग्री पहले देख लेते हैं कि डिग्री क्या चीज़ होती है ना। डिग्री के बारे में पहले देखते हैं कि डिग्री क्या होती है। देखिए एक एक्सप्रेशन लिखा हमने ax³ bx² cx+d, ये एक एक्सप्रेशन है। अगर हम बाद में अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये चीज़ें क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और ये क्यूबिक इक्वेशन होती है। जब पावर 3 होती है तो ये चीज़ें क्यूबिक इक्वेशन होती है, जब पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक होती है, जब पावर 4 होती है तो वो बाई क्वाड्रेटिक होती है। ठीक है, तो पहले हम इसमें देखते हैं डिग्री क्या है। डिग्री से पहले देखते हैं कि इस ए को क्या करते हैं। यहाँ पर ए बी सी और डी ये सारे क्या है कि कांस्टेंट टर्म है, और एक्स जो है वो वेरिएबल है ना। एक्स यहाँ पर वेरिएबल है, और जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है ना वही एक्सप्रेशन की डिग्री होती है, वही इक्वेशन की डिग्री होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक्स पर पावर कितनी है, 0 है। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर हमने देखा कि मैक्सिमम पावर है 4। तो इस क्वेश्चन के लिए जो डिग्री हो जाएगी वो डिग्री हो जाएगी 4। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। तो डिग्री ये होती है। अब एक इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है कि 5x² प्लस 3x² सॉरी यहाँ पर 5x³ लिखा हुआ है प्लस 3x² प्लस 4y²। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर y² इस साइड भी कर दीजिए और यहाँ पर y³ है। बेहतर समझने के लिए इस क्वेश्चन के लिए हमें अगर इस एक्सप्रेशन की डिग्री अगर हमें निकालनी होगी तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री को कैसे निकालेंगे, तो ये देखिएगा यहाँ पर 5, 3, 4 ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, और वेरिएबल क्या है, x और y। यहाँ पर वेरिएबल 2 है। देखिए x की पावर 3, यहाँ पर इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री को छोड़िए, अभी y की डिग्री को बताइए, y की भी डिग्री 3। अब इन दोनों को देखिए, x और y दोनों वेरिएबल, दोनों चीज़ें प्रोडक्ट में, अगर एक दूसरे के साथ दोनों चीज़ें प्रोडक्ट में है तो इसकी डिग्री और इसकी डिग्री, इन दोनों का जो सम होगा वही इस 3x² y² की डिग्री होगी। 3x² y² की डिग्री कितनी होगी, 4। अब इन सब में देखिए मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है 4। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 4। तो ये थी डिग्री की कॉन्सेप्ट, बेसिक चीज़ें थी डिग्री क्या होती है। तो अब ऊपर वाले की चीज़ों में बताइए कि इसकी डिग्री क्या है। देखिए ऊपर में ए की डिग्री 2, नीचे में ए की डिग्री 1। ये चीज़ें यहीं से दिख रही है जो चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते हम। ऊपर में डिग्री बी की 1, नीचे में बी की डिग्री 2। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते, है ना, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री अलग दे रखी है, और हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी रेशियो दे रखी है ए और बी की। अगर ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू पता होती तब भले ही हम निकाल सकते थे, बट यहाँ पर क्या है कि उसकी रेशियो दे रखी है। हम रेशियो देने से ये चीज़ों की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि रेशियो हमें कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देती, ये सिर्फ एक रिलेशन को शो करती है। रेशियो क्या करती है, एक रिलेशन को शो करती है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर डिटेल्स में अगर हम बताएं, अगर हम इन डिटेल्स देखें तो क्या होगी, a इज इक्वल टू हमको लिखना पड़ेगा 2x और b इज इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा 3x। अब ये चीज़ें नंबर हो गई। अब a का वैल्यू हो गया 2x और b की वैल्यू हो गई 3x। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब देखिए 4a², a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर को हम लिखेंगे 4x² प्लस में 3 इंटू b की जगह पर 3x है इसलिए इसको लिखा हमने 9x, और अपॉन में देखिए 4 इंटू a की जगह पर हम लिखेंगे 2x इसलिए टोटल हो जाएगा 8x, और माइनस में 3b², 3b की जगह पर हम क्या लिखेंगे,
3x, और इसका स्क्वायर अगर देखेंगे तो 9x स्क्वायर, और इंटू में 3 है तो 27x स्क्वायर। यहाँ से देखिए x कॉमन है, x को कैंसिल आउट कर देते हैं तो बचेगा मेरे पास 16x प्लस 9, और अपॉन में बचेगा 8 माइनस 27x। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ें क्या आगे सॉल्व होगी, ये चीज़ें आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ से भी आंसर क्या निकल करके आया, अब इसके बाद सॉल्व नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी देख रखी है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी का अनुपात दिया हुआ है 11, 9 और 5, x की वैल्यू दे रखी है और ए बी सी का अनुपात पूछा है। तो पहला काम क्या है, इन सब को ऐड करते हैं, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इन सब को ऐड करके देखिए। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस, यहाँ पर माइनस ए माइनस बी माइनस सी आएगा, तो माइनस को कॉमन करें, माइनस है ये, माइनस को कॉमन करें तो यहाँ पर लिखेंगे हम a प्लस बी प्लस सी और इज इक्वल टू इसके रेशियो के टर्म का जो सम होगा 11, 9, 20 और 5, 25। ये चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल बेसिक सी काम किया मैंने। क्या किया, इन तीनों को ऐड किया, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, इन सब को ऐड किया और ऐड करके बराबर में लिख दिया। अब एक चीज़ यहाँ से भी हमें दिख रही है, यहाँ पर भी दे रखी है हमें 2x इज इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, 2x इज इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की जगह पर, a प्लस बी प्लस सी की जगह पर हम 2x को पुट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी है, इस a प्लस बी प्लस सी की, ये जो a प्लस बी प्लस सी की ये जो 2x है, इसकी जगह पर हम 2x को पुट कर दिए और 3x पहले से है, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 25। यहाँ से हमें पता चला x इज इक्वल टू 25। ये सारी एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल नहीं, ये सारी क्या है, रेशियो के टर्म में है अभी, है ना। अब आगे देखिए इस एक्सप्रेशन से, इस में यहाँ पर लिखा हुआ है कि x माइनस ए, तो यहाँ पर x की वैल्यू को पुट कीजिए तो हम लिखेंगे 25 और माइनस में a, और ये करस्पॉन्ड करेगा 11 को, इट मीन्स ये 11 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से a का मान निकल करके आएगा 25 माइनस 11 14, ये a की वैल्यू हो गई। अब इसी तरह से अगला है x माइनस बी, इसका मतलब 25 माइनस बी, और ये इक्वल होगा किसके, 9 को, क्योंकि ये x माइनस बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 9 को। यहाँ से हमें b का वैल्यू पता चलेगा, b का वैल्यू हो जाएगा 16। इसी तरह से अगला है 25 माइनस सी, और ये करस्पॉन्ड कर रहा है 5 को, यहाँ से c का मान निकल करके आ जाएगा 20। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था a, b और c के बीच का अनुपात। देखिए a का मान 14, b का मान 16 और c का मान 20, ये सारी अनुपात के ही टर्म में थी, तो ये चीज़ें आएगी 7, 8 और 10। 7 इज टू 8 इज टू 10 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, और वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब ये था इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक सा तरीका, अगर इसमें x ऐड कर देते तो हम ये बेसिक तरीका बोलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इस चीज़ को देखिए, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, एक्स माइनस सी, ये चीज़ दी गई है हमें, है ना, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, यही चीज़ें दे रखी है हमें। देखिए एक्स माइनस ए किस के जगह पर क्या लिखा हुआ है 11, एक्स माइनस बी की जगह 9 और एक्स माइनस सी की जगह पर 5। ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है कि अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है ना, अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो इसमें ए दिख रहा है यहाँ पर, इस चीज़ को आप ढक लेना, 11 को छोड़ देना, बाकी जो दो बचे 9 प्लस 5 कर देना, 9 प्लस 5 कितने 14, ये हो जाएगी ए की वैल्यू। ठीक है, अगर बी निकालनी होगी तो बी किस में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है बी, यानी बी की जो वैल्यू है 9, इस चीज़ को आप छोड़ देना, बाकी जो दो बचे 11 और 5, इन दोनों को आप ऐड कर देना। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 11 और 5 हो जाएगा ये 16, 11 और 5 को हमने ऐड किया तो ये हो गया 16। अगला जब हमें c की वैल्यू निकालनी है तो इसी तरह से इसी प्रोसीजर को अपनाएंगे, और यहाँ पर है c, इस c के लिए 5 को स्किप करना, 5 को छोड़ देना, बाकी इन दोनों को ऐड कर देना, तो 11 और 9 हो जाएंगे 20। a इज टू बी इज टू सी अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से भी निकल करके आ रहा है a इज टू बी इज टू सी, 14 है तो इसको 7, 8 और 10, 7 इज टू 8 इज टू 10। इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ से भी दिखा हमें, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ए का वैल्यू निकालना है, तो ए के वैल्यू को स्किप करके बाकी दो जो होंगे उन दोनों को ऐड कर देना है, तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ठीक है,
तो ये था इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका, ट्रिकी अप्रोच बोलेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन हम एक ही अप्रोच से बताएंगे, डिटेल से आप खुद से बना करके ट्राई करिएगा। डायरेक्ट देखिए ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, ए की जगह पर यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं हम ए बी सी, ऊपर में ही लिख दिया हमने ए इज टू बी इज टू सी। जब ए निकालनी है तो ए वाले पार्ट को स्किप करना है, स्किप किया तो 7 और 4 11, 11 अनुपात। देखिए 11 अनुपात के बाद आगे कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ऑप्शन नंबर डी यहीं से हमारा क्लियर है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्योंकि ए करस्पॉन्ड कर रहा है 11 को और क्वेश्चन में ए की वैल्यू भी यहाँ पर 11 दिया हुआ है और ऐसा एक ही ऑप्शन में है, तो 11 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 7 को स्किप करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 को छोड़ देंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा ए इज टू बी इज टू सी, वो हो जाएगा 11 इज टू 5 इज टू 8, और ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक अभी हमने देखा कि जो नॉन लैंग्वेज पर बेस्ड थे रेशियो के लगभग सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, लगभग 50 से 55 क्वेश्चन हमने किए और काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन तक को हमने किया। ये चीज़ें अभी आपने देखी। अभी आगे हम देखते हैं प्रोपोर्शन। जैसे पहले भी बताया मैंने, प्रोपोर्शन हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ रखी है, बट अभी यहाँ पर इसको रिवीजन के तौर पर लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो देखते हैं प्रोपोर्शन की जो हमने डेफिनेशन देख रखी थी। डेफिनेशन ये देखी थी कि जब स्टार्टिंग के जो दो होते हैं इसकी जो रेशियो होती है अगले बराबर के बाद की भी उस अगले की भी वही रेशियो होनी चाहिए, यानी कि बराबर के पहले जो रेशियो है बराबर के बाद वाले की भी वही रेशियो होनी चाहिए। तो वो संख्याएं क्या होती है, प्रोपोर्शन में कहलाती है। यानी कि शुरू के दो टर्म की जो रेशियो है वही अगले दो टर्म की रेशियो होनी चाहिए, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, प्रोपोर्शन में कहलाती है। मान लीजिए ए इज टू बी बराबर है सी इज टू डी के, तो ये चीज़ों को हम प्रोपोर्शन में कहेंगे, क्योंकि ए इज टू बी वही अनुपात है जो अनुपात सी का डी के साथ है। ए का अनुपात बी के साथ वही है जो अनुपात सी का डी के साथ है, या फिर ए बी का अनुपात ए के साथ वही है जो अनुपात डी का सी के साथ है। ठीक है, ये चीज़ें क्या कहलाती है, प्रोपोर्शन में कहलाती हैं। इसका उल्टा भी सही है, अगर हमें ऐसा कह दिया जाए कि ए बी सी और डी ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शन में है, तो हम इसी चीज़ से क्या निकाल करके लिख सकते हैं कि ए बाई बी और सी बाई डी ये चीज़ें होंगी। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि वाइस वर्सा भी इसका सही है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई, हमने बेसिक में भी बता दिया था ये चीज़। इसके बाद देखिए इसमें जो टर्म यूज होते हैं उस टर्म को देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी यूज आएगा इसका। देखिए इसमें जो बाहरी दो चीज़ है ना, ये ए और डी, और जो भीतर की दो चीज़ें हैं, देखिए जो भीतर की दो चीज़ें हैं उसको मीन कहते हैं, तो वो मीन्स हो जाती है, और जो बाहर की दो चीज़ें हैं वो एक्सट्रीम एंड पर हैं, इसीलिए वो एक्सट्रीम्स कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें जो बाहर की दो चीज़ें हैं यहाँ पर ए और डी क्या है, बाहर की चीज़ें हैं, और इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। जो अंदर की दो चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं मीन्स। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ए बाई बी, इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ए डी इज इक्वल टू हमने क्या लिखा, बी सी। ये चीज़ें देखी। अब देखिए ए और डी क्या चीज़ें हैं, ए और डी देखिए यहाँ पर एक्सट्रीम्स है, यानी कि एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट है ये बी और सी यानी मीन्स का प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसी चीज़ को हमने लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये चीज़ें समझ में आई, बेसिक सी चीज़ें थी ये चीज़ें। इसी चीज़ को हमने ऊपर में लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देखिए जब तीन चीज़ें हैं ये हमें दी गई हो, ए बी और सी, इसी तीन चीज़ को बोला जाए कि ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन। अगर बोला जाए कि ए बी और सी समानुपात में है तो हम क्या लिखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि ए बी सी और डी ये चार चीज़ मिल रहे थे। ये देखिए ए बी सी और डी ये चार चीज़ लिखे हुए मिल रहे थे। हमने ये देखा कि स्टार्टिंग के जो दो टर्म है इसका जो रेशियो है वही रेशियो आने वाले दो टर्म का भी होगा। तो इस चीज़ में भी सेम चीज़ को हम अप्लाई करेंगे कि जो स्टार्टिंग के दो टर्म है इसका जो रेशियो होगा वही रेशियो आने वाले दो टर्म का होगा। अगर ऐसा लिखा हो कि ए बी और सी प्रोपोर्शन में है तो हम इस चीज़ के लिए हम क्या लिखेंगे कि जो अनुपात ए का बी के साथ है वही अनुपात बी का सी के साथ होगा। इसका मतलब हम इसको ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी यही चीज़ लिखेंगे। ये चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। अगला है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन।
कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में हमने ऐसा बताया था कि जो रेशियो मान लीजिए ए रेशियो बी है, पहला रेशियो A:B, दूसरा रेशियो इसी बी के साथ स्टार्ट हो, है ना, जो इसका कॉन्सिक्वेंट टर्म है अगले रेशियो का, वही चीज़ इसका एंटीसीडेंट पार्ट अगर बन जाए तो ये चीज़ें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाती है। जिस तरह से यहाँ पर सी से एंड हुआ तो अगला जो रेशियो है वो सी से ही अगर स्टार्ट हो जाए तो ये चीज़ें कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाती है। ये चीज़ें हमने देख रखी थी। इसका हमने यहाँ पर एग्जांपल भी लिखा, A/B=B/C=C/D और D/E, इस तरह से चलते जाए। और जब भी इस तरह से बराबर का साइन मिलता जाए हमें तो इसके बराबर में एक कांस्टेंट टर्म k का यूज करते हैं हम लोग, और इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं फिर हम इसको सॉल्व करते हैं k मान करके। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद प्रोपोर्शन की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है, तो यहाँ पर भी हम एक बार फिर से वापस से हम डिस्कस कर रहे हैं, बट डिटेल्स में नहीं। डिटेल्स में आपको ये चीज़ें देखने के लिए आप जस्ट पिछला वाला वीडियो देखिए, उसमें हमने डिटेल से इन चीज़ों को क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस कर दिया था। तो एक बार यहाँ पर हम वापस से रिकैप करा देते हैं आपको, है ना। देखिए ये पहला टर्म लिखा हुआ है, इफ़ A/B=C/D और A B के बराबर नहीं हो तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि A+B/A-B और C+D/C-D इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्चुअल में ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को ही लिखा गया है। CND रूल बोलते हैं। कंपोनेंडो क्या होता है? कंपोनेंडो को हम लॉ ऑफ सम भी बोलते हैं, ये लॉ ऑफ सम, इसके बारे में हमने बताया था कि जब कंपोनेंडो होता है तो इसमें क्या करते हैं, दोनों साइड एक एक को ऐड करते हैं, यानी A/B+1 करते हैं और C/D+1 करते हैं, तो ये चीज़ें बनती है कंपोनेंडो। और डिविडेंडो को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि ये घटाव का नियम है। और इसमें क्यों इसको लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि दोनों साइड हम एक एक को अगर माइनस कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो डिविडेंडो कहलाता है। और वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है कि लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन हुआ वो। ठीक है, अब जब पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से हम भाग देते हैं तो हमें मिलता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, और वही रिजल्ट ये लिखा हुआ है कि A+B/A-B=C+D/C-D। ये चीज़ें समझ में आ गई हो कि बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। ये चीज़ें भी वाइस वर्सा के लिए सही है कि अगर A+B/A-B=C+D/C-D लिखा हुआ है तो इससे हम ये चीज़ें कह सकते हैं कि A/B होगा C/D। ठीक है, जो इसके न्यूमरेटर हैं यही चीज़ें होती है बेसिकली, A/B, और दोनों साइड में देखिए यहाँ पर भी होगा C/D, यही चीज़ें होंगी। इसी चीज़ को हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई हो कि बेसिकली कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है। बट इस पर बेस्ड जो कुछ एक क्वेश्चन होंगे वो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे, और अलजेब्रा में तो देखेंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ है कि A/B=C/D=E/F=K दिया हुआ हो तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इस पर बेस्ड जो कुछ एक प्रॉपर्टीज होते हैं वो देख लेते हैं हम। ऑलरेडी इस पर हमने डिस्कशन किया हुआ है, तो पिछले सेशन में जाकर के इसका डिटेल डिस्कशन एक बार देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल इसके सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट को देख लीजिए क्या होता है। देखिए k की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। अब A/B=C/D और अगर E/F हो तो इसके सारे न्यूमरेटर को अगर जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ें यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, पहला प्रॉपर्टी ऐसा है। फिर इसमें अगर कोई किसी कांस्टेंट से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना इस पर, तो इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर लिखा था। और अगर किसी स्क्वायर कोई पावर जैसे nth पावर करके, इस पर हमने जो डिटेल्स बनाया हुआ है, डिटेल्स में जो वीडियो बनाया था पिछला सेशन में ही, हमने क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन था उसी के साथ हमने इसके डिटेल्स में इसको डिस्कशन कर दिया था। एक बार आप वापस जा कर के वहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिए बाकी सारी चीज़ें ये भी उसी से ली गई है। यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इस वाले में -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले में देखिए यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, यहाँ पर -3 से। तो ये चीज़ें बाद में कटी जानी है तो इस चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो इसके बराबर सबके बराबर जो है k के बराबर होगा ये चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड ये यहाँ पर अभी तक जो प्रोपोर्शन थे, प्रोपोर्शन की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर ख़त्म होती है। अब इस पर बेस्ड हम सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन को देखेंगे, और काफ़ी अच्छे एक क्वेश्चन अभी मिलाता हूँ, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन। अभी इसके बाद देखिए बस एक ये अपने मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल पर बेस्ड एक और कॉन्सेप्ट देखना है, ये बाकी रह गया था। देखिए इसमें क्या है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। इससे पहले हमने ये देखा था A B
अगर इस टाइप से कुछ लिखा हुआ हो तो ये जो अंदर की दो चीज़ें होती हैं ना, यही चीज़ें तो हमने बोली थी मीन्स होती है, और जो बाहर की दो चीज़ें होती है, ये चीज़ों के बारे में हमने लिखा कि ये चीज़ें क्या होती है, एक्सट्रीम्स। यह समझ में आई। अब हमें पूछा जा रहा है कि मीन प्रोपोर्शन निकालो। मीन प्रोपोर्शन का निकालने का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें पता है बराबर होता है। यहाँ से हमें क्या पता चला, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पर बी क्या है, मीन। अब बी अगर मीन है तो बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी इज इक्वल टू ए सी अंडर रूट ऑफ ए सी। यही चीज़ें क्या होती है, मीन प्रोपोर्शन होती है। ये चीज़ें बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। जब हमें ये चीज़ें आ जाती है, इसको किस तरह से अरेंज करके लिखना है, तो यही इसी पर बेस्ड है पूरे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है कि अगर मान लीजिए दो नंबर दे दिया है, ए और बी हमें दे दिया है, और हमें पूछा गया थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो, थर्ड प्रोपोर्शनल। तो जो थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल, इसी के बारे में निकालना है। तो हमने प्रोपोर्शन देखते साथ क्या समझा कि जो पहले दो के रेशियो हैं वही अगले दो के रेशियो होंगे। इट मीन्स ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय टी पी। टी पी ईयर मीन्स थर्ड प्रोपोर्शनल। अब यहाँ से देखिएगा टी पी इज इक्वल टू, हमें तो आसानी से पता चल रहा है कि बी स्क्वायर और अपॉन में ए। ये चीज़ें याद नहीं करनी, एक्चुअल में इन चीज़ों को हमें कैसे फिट बैठाना है, इसमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन से नंबर को कहाँ पर रखना है। ठीक है, अब इसी तरह से अगला है फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, इसमें देखिए 3 नंबर दिए होंगे आपको, ए बी सी, और डी पूछा जा रहा होगा। डी मतलब यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल। ऐसा बोल दिया गया होगा कि ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन देखते साथ हमें क्या पता चला कि ए इज टू बी वही होगा जो सी इज टू डी होगा। इट मीन्स ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। और हमें डी पूछा जा रहा है, तो बताइए बी सी अपॉन ए होगा कि नहीं होगा। तो ये था इस क्वेश्चन, मतलब ये था प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, देखिए ये एक क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर हम इसे बेसिक से बनाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम जाने वाला है, लेकिन इसके लिए भी एक अप्रोच देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू जी बाई एच। तो बोला जा रहा है कि कौन सा इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा रिलेशन इनमें से सही नहीं है। अभी हमने देखा था प्रॉपर्टी जो देख रहे थे, जब हम प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी देख रहे थे वहीं पर ये कॉन्सेप्ट आया था। तो इसके बराबर में हमने क्या लिखा था, इसके बराबर में हमने के को लिख करके सॉल्व करना स्टार्ट किया था, है ना, कि ऐसा है कि ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ इज इक्वल टू जी बाय एच। तो बराबर में हमने मान लिया के, और यहाँ से हमने सॉल्व किया कि ए इज इक्वल टू बी के, सी इज इक्वल टू डी के, ई इज इक्वल टू एफ के, जी इज इक्वल टू एच के। इस तरह से हमने सॉल्व किया, और फिर अगर इन साइड में ऐड किया हमने ए प्लस सी प्लस ई प्लस जी, और इस साइड में के को हमने रखा बाहर और के को रखा कॉमन, और बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी एडिशन में, यानी बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, ये सारी। तो इस टाइप से हमें बन कर के आता है, यही था लॉ ऑफ समेशन वाला। मतलब जब हम प्रॉपर्टी देख रहे थे इसके, तो समेशन के साथ जब आ रहा था कि सारे न्यूमरेटर को ऐड कर दें एक साथ, तो उसके नीचे में अगर सारे डिनोमिनेटर को भी ऐड कर दें तो वही टर्म बचता है जो कांस्टेंट टर्म है। तो इसी पर बेस्ड था, इसी में जो ऑपरेशन करके हम बना सकते थे इस क्वेश्चन को। इस टाइप्स इसी पर बेस है ये क्वेश्चन भी। देखिए इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका तो हमें ये है कि अब सबको जो फॉर्म इधर दिया है उसी फॉर्म में इसको लिख करके बनाए तो बनेगा। दूसरा तरीका जो बनाने का है वो है क्या, देखिए डिग्री पर बेस्ड, जो अभी हमने देखा कि डिग्री पर हम कैसे बना सकते हैं। डिग्री मीन्स एक साइड में जो डिग्री दे रखी होगी वही साइड, वही मतलब दूसरी साइड भी वही डिग्री होनी चाहिए, तब जा कर के ये चीज़ें सही होगी, है ना। डिग्री का मतलब ये हो गया कि अगर एक साइड की डिग्री 2 है तो उसके दूसरे साइड भी डिग्री 2 ही होगी, है ना, अगर उसी एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं हम, इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ए सी डी ई ए सी ई जी ये सब अंडर रूट में है। यहाँ पर ए की जो पावर होगी वो कौन सी होगी, अंडर रूट ऑफ ए को हम क्या लिखेंगे, ए की पावर 1/2, यानी ए की डिग्री यहाँ पर क्या दिख रही है 2। एक साइड में ए की डिग्री 2 है, एक साइड में ए की डिग्री 1/2 है। तो क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल है, दोनों साइड इक्वल होगी तभी ये चीज़ें सही होगी, अदरवाइज ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। एक साइड डिग्री 1/2 है, दूसरे साइड डिग्री 2 दिख रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा गलत।
दूसरे नंबर पर आइए, देखिए ए की डिग्री यहाँ पर 2 है और दूसरे साइड इक्वल के दूसरे साइड में देखेंगे कि ए की डिग्री यहाँ पर क्या है, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 2, क्योंकि ए की 1 है और सी की 1 है, इन दोनों को ऐड किया तो हमने 2। इसी तरह से सी ई का भी देखा है, सबका 2 2 है, यानी कि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है। ये चीज़ें सही हो सकती हैं। ये चीज़ें ऊपर आएंगे, इसकी डिग्री 1 1 1, इसकी टोटल डिग्री कितनी हो गई 3। अब ये चीज़ें हैं क्यूब रूट में, क्यूब रूट में है तो फाइनल डिग्री पता चली हमें 1। ये चीज़ें हैं फोर्थ रूट में और ये चीज़ें हैं डिग्री 4, और इस फोर्थ की फोर्थ रूट को अगर हमने सॉल्व किया, 4 की डिग्री है और 4 को इसके फोर्थ रूट से देखा हमने तो क्या आ गया 1, यानी इसकी डिग्री भी 1 और इसकी डिग्री भी 1, दोनों साइड बराबर। देखिए यहाँ पर भी डिग्री 2, यहाँ पर भी डिग्री 2, यहाँ पर भी डिग्री 2। ये चीज़ें हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती है, ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि एक साइड की डिग्री 1/2 है, दूसरे साइड की डिग्री 2 है। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, 2:3 और 4:x। ये चीज़ें जो हो गई वो फोर्थ प्रोपोर्शन होगी। इसमें हमने पढ़ा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, यानी 4×3 = 12 = 2 × x। यहाँ से x = कितना आ गया 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या होगा, अगर ये चीज़ें प्रोपोर्शन में है इसका मतलब 2:3 भी वही होगा जो 4 आने वाला संख्या होगा। देखिए 2 का 1.5 गुना ये है तो 4 का 1.5 गुना कितना होता है 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, आसान है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे लिखेंगे हम, देखिए ए बी, देखिए ए बी है और इसका थर्ड प्रोपोर्शनल सी है। इसका मतलब पहले 2 का रेशियो भी वही होगा जो आने वाले 2 टर्म का रेशियो होगा। इट मीन्स ये B/C के बराबर होगा। अब देखिए A/B कितना दे रखा है हमें, 1.2:1.8, और हमें निकालना है 1.8 में C। इस C की वैल्यू निकालनी है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब अगर C की वैल्यू निकालनी है तो 1.8 × 1.8 और ओवर 1.2, इससे गुना करेंगे तो ये 1.5 टाइम्स जाएगा, और 15 × 18 कितना होता है 270, यानी 27 हो जाएगा। 15 × 18 2 पॉइंट है, यानी 2.7 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका और देखिए, दूसरा तरीका जो पहले भी देख लिया, जो रेशियो इस साइड में है वही रेशियो अगले साइड भी होनी चाहिए। ये चीज़ें समझ में आई। देखिए 2 छक्के 12 और 3 छक्के 18, यानी एक साइड में 2:3 है तो इस साइड में भी 2:3 होनी चाहिए। 2 की वैल्यू 18 तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 27 होगी क्या, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा, फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 3 and 48। मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, जैसे ए बी, इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, ये है ऐसा दिया हुआ है, इसका मीन प्रोपोर्शनल माना हमने बी, यानी A/B B/C यही होगा, और मीन प्रोपोर्शनल होता है B² = AC। यहाँ पर AC के जगह पर हम क्या लिखेंगे 3 × 48, और ये होता है B², यानी कि यहाँ से देखा हमने कि B = 48 से 144 होता है, यानी B = 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जब हम सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो मीन प्रोपोर्शनल मतलब सीधा सीधा दिखेगा इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा हमको, इस तरह से लिख लिया हमने x - y और = x - y = TP। TP बोले तो थर्ड प्रोपोर्शनल, तो यहाँ से TP निकाला हमने, x - y का होल स्क्वायर ओवर x + y और इंटू में x - y। देखिए इस x² - y² को हमने इस तरह से तोड़ करके लिखा, x - y से x - y कट गया, बच गया x - y और ओवर x + y। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसलिए तेज़ी से इसको बना करके आगे निकलिए। फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a - b इंटू a - b एंड a³ - a²b। अभी बताया कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, a - b मल्टीप्लाइड में मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए इसमें से कॉमन है a² तो a² को बाहर ही निकाल लीजिए, फिर इधर लिखेंगे a - b।
जब इसको मल्टीप्लाई किया तो देखिए ए माइनस बी दो जगह है, दो स्क्वायर कर दीजिए इसका और इनटू में ए स्क्वायर। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या निकल करके आ जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल। या यहाँ पर मीन प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे हम इसका, देखिए स्क्वायर रूट करिएगा तो ए माइनस बी बाहर आ जाएगा और एक ए बाहर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व किया तो हमने ए स्क्वायर माइनस ए बी मिला, ए बी मिला तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पर देखिए इफ़ ए बी इज इक्वल टू 36 विच प्रोपोर्शन इज इन द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए बी इज इक्वल टू 36, ये ए बी इज इक्वल टू 36 कब होगा, या तो ए बी क्या होना चाहिए, मीन्स होनी चाहिए, या फिर ए बी क्या होनी चाहिए, एक्सट्रीम्स होनी चाहिए। ये दोनों के दोनों या तो बीच में होने चाहिए या तो दोनों के दोनों एंड में होने चाहिए। यहाँ पर देखिए एक बीच में है दूसरा एंड में, नहीं हो सकता। यहाँ पर भी एक शुरू में है और दूसरा बीच में, नहीं हो सकता। यहाँ पर भी शुरू में है और यहाँ शुरू में है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ शुरू में है और अंत में है, और ये हो सकता है। अब होगा कैसे, देखिए यहाँ पर 9 गुना 4 36 और ए गुना बी, यानी ए बी इज इक्वल टू 36। ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, आगे देखिए अंडर रूट ऑफ 2 और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल इससे पूछा जा रहा है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे कैसे, रूट अंडर 6 इंटू में लिखेंगे हम 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 और ओवर है अंडर रूट ऑफ 2। इससे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 टाइम या रूट अंडर 3 प्लस 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आसान था। अगला देखिए इफ़ द मीन प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी इज बी, ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब। देखिए ये क्वेश्चन को भी करेंगे तो डिटेल से अगर बनाएंगे तो काफ़ी लंबा बनना है। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका देखते हैं हम जो आसान होगा, जहाँ पर इस तरह के डेटा आएंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे इसको लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ द मीन प्रोपोर्शनल टू ए एंड सी इज बी, यानी कि ए और सी का मीन प्रोपोर्शनल बी है। अब देखिए यहाँ पर बी दिख रहा है कि हमें मीन प्रोपोर्शनल है किसका, ए और सी का। ये चीज़ें दिख रही होगी, हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। और अब हमें क्या करना है कि कोई भी एक वैल्यू लेकर के चलिए। जैसे मान लीजिए कि ए की जगह पर 1 रखा और बी की जगह पर 2 रखा, तो अब देखिए ए की जगह पर 1 रखा, बी की जगह पर 2 रखा, तो बी यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी इसकी जगह पर क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। अब एक रेशियो है 1:2, दूसरी रेशियो भी कितनी होगी 1:2, यानी कि सी की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 4 लिखेंगे। अब सब की जगह पर सिर्फ वैल्यू पुट करके देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ए माइनस बी का होल क्यूब इज टू बी माइनस सी का होल क्यूब क्या होगा। ए माइनस बी क्या होगा, देखिए तो -1 और ओवर बी माइनस सी का होल क्यूब, बी माइनस सी क्या है, देखिए तो -2 और इसका होल क्यूब। अगर सॉल्व किया हमने तो ये आया 1/8। अब हमें वैल्यू पुट करने हैं ऑप्शन में ताकि हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएँ। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है ऑप्शन में। ऑप्शन में वैल्यू पुट कीजिए। देखिए यहाँ पर बी अंडर रूट ऑफ ए अपॉन ए अंडर रूट ऑफ बी। अब देखिए रूट अंडर बी आ रहा है, ये रूट अंडर बी। यहाँ पर देखिए बी को हमने क्या माना 2, अब रूट अंडर 2 है। ये चीज़ें ना कटेंगी और ना ये चीज़ें का डायरेक्ट आंसर आएगा। ये चीज़ें क्या होगी, इसका मान क्या आएगा, पॉइंट में आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए किसमें 1/8 सिंपल सा आंसर चाहिए। तो जहाँ पर भी रूट अंडर बी होगा ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गए। अब हमें किस में रखना है, सी और बी में। अब बी में रख करके देखते हैं और सी में रख करके देखते हैं। तो बी में जब हम रखें ए की जगह पर हम रखेंगे 1 और अंडर रूट ऑफ ए है यहाँ पर रखा 1 और अपॉन में देखिए सी की जगह पर है 4 अंडर रूट ऑफ 4। इसका मतलब ऊपर 1 नीचे 4 दूनी 8, यानी ये ऑप्शन हो रहा है 1/8। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर सी में पुट करके देखना पड़े आपको तो देखिए ए की जगह 1, सी की जगह अंडर रूट ऑफ 4 और यहाँ पर 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4। यहाँ पर हो जाएगा 4 के लिए 2 और 4 दूनी 8, यानी 2/8 और 1/4 हो जाएगा इसमें। लेकिन हमें चाहिए क्या थी 1/8 और 1/8 मिला कहाँ से, ऑप्शन नंबर बी से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिएगा 2 और 54 के बीच 2 माध्य ज्ञात करें। माध्य नहीं, मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है, मतलब इसके बीच में 2 प्रोपोर्शन ज्ञात करने हैं हमें। ये आखिरी के 2 दिए हुए हैं और बीच में 2 कौन से होंगे ये ज्ञात करने हैं हमें। तो देखिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे और यहाँ पर हमें कोई संख्या आएगी
और फिर बाद में यहाँ पर भी कोई संख्या आएगी और यहाँ पर हमें दिया हुआ है 54। अब हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यहाँ पर अगर एक्स वाई दो संख्या है तो एक्स वाई वही होगा जो 2 गुना 54 होगा। अब एक्स इंटू वाई हमें पता चल रहा है कितना हो रहा है, 54 दूनी 108। ये चीज़ें समझ में आ रही होगी कि एक्स इंटू वाई कितनी हो गई, 108। अब देखिए किन दो का मल्टीपल 108 है। 18 गुना 6 108 हो सकता है, 12 गुना 18 216 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। 12 गुना 6 72 है, ये तो हो ही नहीं सकता। 9 गुना 6 54 है, ये भी नहीं हो सकता। तो अब वैल्यू क्या हो सकती है, तो 6 और 18 हो सकती है, यानी x की जगह पर 6 होगी और y की जगह पर 18 होगी। यही चीज़ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर देखिए ऑप्शन में और भी तो कुछ हो सकते हैं, जैसे 9 और 12 अगर रहता, 9 और अगर 12 रहता तो इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा था, 9 और 12 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए ई नंबर ऑप्शन ये रहता कि 9 और 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये भी तो हो सकता था, लेकिन हम देखेंगे कैसे नहीं हो सकता था। अब अगर 2:9 एंड 12:24 होता, देखिए अब तो इन दोनों का गुना भी उतना हो रहा है और इन दोनों का गुना भी उतना हो रहा है, तो ये चीज़ें बराबर होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब ये चीज़ें देखिएगा एक बार। देखिए यहाँ पर क्या था कि इन दोनों का रेशियो जो है 2:9 है, तो इन दोनों का भी तो रेशियो 2:9 होना चाहिए, क्योंकि समानुपात कहते ही उसको है कि जो दो अनुपात को जोड़ता हो, जो दो अनुपात को इक्वेट करता हो। यहाँ पर अगर 2:9 है तो इस साइड भी 2:9 ही होना चाहिए था। इसके लिए ये वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये वैल्यू यहाँ पर सही नहीं लग रही। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो 2 तिया 6, यानी कि एक साइड में 1:3 आया, दूसरी तरफ देखिए 18 तिया 54, यहाँ भी 1:3 आया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 6 और 18। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑप्शन ही ऐसे नहीं दिए हुए थे, इसीलिए यहाँ पर देखिए 54 दूनी 108, तो 18 छके 108, सिर्फ यही ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट विल बी द इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो। देखिए रेसिप्रोकल के लिए हमने बताया था रेसिप्रोकल या इनवर्स होता है क्या, 1 में होना चाहिए, 1/2, 1/3 और 1/4, बस यही आंसर हो गया। इसको इनवर्स में यही लिखा जा सकता है ना, तो यही आंसर हो गया। लेकिन आंसर फ्रैक्शन के फॉर्म में होता नहीं होता है, तो इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, नेचुरल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखने के लिए बताया था हमने। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका बताया था, या तो इन सब के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 2 को ढकिए 4 तिया 12, 3 को ढकिए 4 दूनी 8, 4 को ढकिए 3 दूनी 6, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, 6 4 और 3, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है कि किसको मल्टीप्लाई किया। देखिए 2 को ढका, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। एक और क्वेश्चन जो आज के सेशन के स्टार्टिंग में किया था हमने, x माइनस ए एक्स माइनस बी वाला, उसमें क्या किया था, ए की जगह पर हमने रखा और बी और सी को ऐड किया था। वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर कोई। ठीक है, अगला देखिए, मिश्र अनुपात ज्ञात करना है किसका, 2/3, 4/5 और 3/5 का मिक्स्ड रेशियो निकालना है। ये भी हमने बताया था कि 2/3 है, 4/5 है एंड 3/5 है। अगर इसका निकालना है तो इन सब को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें देखिए कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, तो हो जाएगा 8 और बटे में 25, यानी 8:25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 189 273। देखिए इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होगा, 189 अनुपात में है 273, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है 153 अनुपात ये होना चाहिए। अब हमें पता है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, और अब हम तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी लेंदी बनेगा और इतना लेंदी हमें सवाल नहीं सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए हमने बताया था कि जो इन दोनों का रेशियो है वही रेशियो इन दोनों का होना चाहिए। तो इसको रेशियो के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि तब डेटा छोटा हो जाएगा, नंबर छोटे हो जाएंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए ये 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 21 से भी कट रहा है, 21 नमा 189 और 21 गुना 21 एका 21, 21 तिया 63, 9 और 13 बन रहा है, और ये हो रहा है 153:x। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 9 × x इज इक्वल टू 153 गुना 13,
यानी कि 9 से अगर ये कटाएंगे तो 17 12 में, और x इज इक्वल टू देखिए 13 17 यहाँ 221 होता है, 13 गुना 17 221 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो यही था इस क्वेश्चन को करने का तरीका। यहीं पर हम इसको और अच्छे से सॉल्व करना ना पड़ता तो इसके लिए हम क्या करते, 273 है बराबर में 153 अनुपात x है। जब हमें ये पता चल गया कि 9:2 ये 13 है, तो हम ये देखेंगे कि 9 का ये 17 गुना है, तो यहाँ पर 13 का भी ये 17 गुना होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 221 लिख देते हैं। ये चीज़ें समझेंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पर 9:13 है तो यहाँ पर भी 9:13 होना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि 9 का ये 17 गुना है तो यहाँ पर भी 13 का 17 गुना होना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे। ये अभी लेटेस्ट जो पैटर्न है, अभी इस टाइप के क्वेश्चन अभी सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड में लेकर के जा करके मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ये सब पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा है, 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपात पहले ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4.8 एंड 10.8। तो पहले 4.8 और 10.8 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल निकालें। मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए हम लिखेंगे डायरेक्ट 4.8 इंटू 10.8। ठीक है, देखिए इसको ऐसे फॉर्म में ही तोड़ते जाएंगे डायरेक्ट, जो कि बनते जाए स्क्वायर टर्म मेरा। देखिए 16 स्क्वायर होता है, 16 स्क्वायर नंबर है, और उसके बाद बचा 3, फिर यहाँ से देखिए 3 गुना 36। अब सारे के सारे देखिए फॉर्म में बन गए, और बटे में ऐसे 100 भी लिख लीजिए। इसका पॉइंट हटा करके बटे में 100 लिख दिया हमने। देखिए 16 के लिए 4 लिखिए, 2 बार 3 है, इसके लिए 1 बार 3 लिखिए, और ये 6 लिखिए, और बटे में 10 लिखिए। यानी 6 × 18 = 72, 7.2 हो जाएगा इसका मीन प्रोपोर्शनल पहले वाले का। ठीक है, दूसरा है कि 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपात ज्ञात करने का मतलब 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 और अपॉन में 0.4, यही चीज़ें। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया 6 बार में, 24 छक्के कितना होता है 144, यानी 14.4। अब देखिए ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है। अब इन दोनों के बीच का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी 7.2 अपॉन 14.4, इसका अनुपात दिख रहा है हमें 1:2 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। समझ में आया, आसान था। अगला देखिए 0.4 और 0.8 के तीसरे अनुपातिक मतलब 0.8 इंटू 0.8 और अपॉन में 0.4। इसको सॉल्व किया तो हमने लिखा 1.6। दूसरा है 13.5 और 0.24 के बीच के मध्य अनुपात ज्ञात करें, यानी कि 13.5 और गुना करेंगे हम 0.24 को। अब देखिए 13.5 को हम क्या लिखते हैं, 27 पंचे 135 और 2 पंचे 10 गुना 24 और बटे में 100, 2 से लिखेंगे इसको 12 बार में। और अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ 9 गुना 3 और 3 गुना 4 और ओवर है 10 गुना 10। इट मीन्स 3 गुना 3 गुना 2 और बटे में 10, 3 × 9 दूनी 18, यानी 1.8। ये दूसरी नंबर हो गई 1.8। अब इन दोनों के बीच का अनुपात पूछा जा रहा है। ये देखिए ये पहला नंबर हमने निकाला 1.6 और दूसरा जो मीन प्रोपोर्शनल निकालना था ये निकाला हमने 1.8। देखिए ये बेसिकली ये सारे कैलकुलेशन थे, कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश कीजिएगा तेज़ी से। ठीक है, और पहला इस टू दूसरा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, पहला और दूसरा का अनुपात निकालना है, यानी 1.6 अनुपात में 1.8 है, यानी 8 दूनी 16 है और ये 9 दूनी 18 है, तो 8:9 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, और ऑप्शन नंबर बी है इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगला देखिए आज के सेशन में बस इतना ही क्वेश्चन है। अगले सेशन में वापस से हम लोग आएंगे प्रोपोर्शन के ही क्वेश्चन को लेकर के, और उसी में स्टार्ट करेंगे हम लोग रेशियो के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन, जो लैंग्वेज बेस्ड स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। तो जल्दी ही लेकर के आते हैं दूसरा सेशन, तब तक इसे रिवीजन कीजिए। थैंक यू।